Hello everyone, welcome in Classic Economics for All. स्टूडेंट्स, हमारे इस YouTube चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल पे हम आपके लिए लेकर आते हैं बड़े ही सिंपल वे में इकोनॉमिक्स के वो कॉन्सेप्ट्स जिनको हम डिफ़िकल्ट समझते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही ख़ास रहने वाला है, पर इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर जो है उसे कंप्लीट लास्ट तक सुने और उसके बाद अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और ये जो हमारा लेक्चर है ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल क्लासेस, मेनली +1 और +2 इकोनॉमिक्स के लिए, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमारे दो जो लेक्चर हैं इसी टॉपिक पे, उनमें हमने एक में डिस्कस किया है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके साथ हमने डिस्कस किया है माइक्रो और मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में। तो आप उनको पहले हमारे इसी चैनल से सुन सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, और इसी तरह से हमारे आई टैब पे भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हमने इस तरह से बनाया है कि इसके जो सभी एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें हमने डाले हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कहीं से भी कुछ और देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम डिस्कस करते हैं इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को। सबसे पहले हमने बेसिस ऑफ डिफरेंस बनाया है। तो इसमें फर्स्ट जो बेस मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ डेफिनेशन को, यानी कि इसके मीनिंग को या डेफिनेशन को हम कह सकते हैं। तो आपको पता होगा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इनमें एक मेजर और डिफरेंस है। माइक्रो में आई है MICRO, इसका मतलब इंडिविजुअल। इसी तरह से मैक्रो में A है, इसका मतलब एग्रीगेट। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनका जो I और A का मतलब इंडिविजुअल और एग्रीगेट है, ये जस्ट एक याद रखने के लिए एक तुक्का है, ये समझ सकते हैं हम। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो है वो स्मॉल है और मैक्रो है वो लार्ज है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एक सेपरेट वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है हमारे इस चैनल पे, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आपको डिटेल में इनकी जो वर्ड मीनिंग है वो मिल जाएगा। तो वैसे यहाँ भी हम बता देते हैं कि जो माइक्रो है इंग्लिश का वर्ड है, यह ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है माइक्रोस, उससे लिया गया है, जिसका उस लैंग्वेज में यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है स्मॉल। इसी तरह से जो मैक्रो है वो ग्रीक लैंग्वेज के जो एक वर्ड है मैक्रोस से लिया गया है, जिसका जो मीनिंग होता है लार्ज। तो इसी के बेस पे हमने फर्स्ट डिफरेंस किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। तो बड़े ही सिंपल वर्डिंग में हमने इसका मीनिंग जो है वो डिज़ाइन किया है। तो डेफिनेशन में माइक्रो की तरफ हमने लिखा है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स
we study economic activities at the level of an individual, a consumer, a producer, a firm, etc. Or we can say in microeconomics we study about individual economic activities. यानी कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, और उनका जो लेवल है वो क्या रहता है, एक इंडिविजुअल रह सकता है, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म, एन इंडस्ट्री भी हो सकता है इसमें, पर हमने वो यहाँ लिखा नहीं है, एन इंडस्ट्री। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं। और दूसरा जो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करते हैं, साथ ही फर्म्स इक्विलिब्रियम को भी इसमें कंसिडर किया जाता है। तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन। इसी तरह से मैक्रो की तरफ हम लिख सकते हैं, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनमी एज ए होल, यानी कि इसमें जो सारी अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड जो बातें हैं, उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टडी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करते हैं और थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। इसी तरह से थ्योरीज ऑफ मनी भी हम कह सकते हैं, उनके बारे में भी इसमें स्टडी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट जो डिफरेंस है वो डेफिनेशन के बेस पे है। इस वाले कॉलम में हम इनका मीनिंग लिख सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर इसके अलावा भी हम कुछ लिखना चाहें इसमें तो भी लिखा जा सकता है। हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश वर्ड माइक्रो ड्राइज फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, विच मीन्स स्मॉल, और उसके बाद आप ये ऐड कर सकते हो। इसी तरह से दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं इंग्लिश वर्ड मैक्रो ड्राइज फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, और उसके बाद इस मीनिंग को ऐड किया जा सकता है, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनमी एज ए होल। तो ये था एग्जाम्पल के साथ फर्स्ट डिफरेंस, मीनिंग के बेस पे और डेफिनेशन के बेस पे आप इसको लिख सकते हैं। आप देखोगे कि इसके जितने भी डिफरेंस हैं हमने वो बेस्ट वे में किए हैं और बहुत ही सिंपल जो इनकी वर्डिंग रहने वाली है, तो इसलिए ये जो है बेस्ट फॉर एवर डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सेकंड वन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यूज होती है। ये लिमिटेड जो वर्ड है इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। और दूसरी तरफ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वाइड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट एक ही है कि आप जो लेक्चर है वो एंड तक ज़रूर हमारे साथ रहकर सुने। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेके लिख सकते हो। फिर भी इसका जो हमारा लेक्चर होता है वो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो इसी नेम से है, क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। उस पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो सेकेंड डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज यूज्ड और इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वाइड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यूज्ड। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मीनिंग क्या है? वैसे तो हमने देखा है कि माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करते हैं, पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं जैसे मार्केट डिमांड। अब जो मार्केट डिमांड की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें हमें ऐड करना पड़ता है एज डिमांड ए प्लस बी प्लस सी। अगर इन तीनों की डिमांड को अगर हम ऐड कर दें तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट डिमांड है एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है।
पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सारे का सारा ही एग्रीगेट है, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इस तरह से सारे का सारा ही एग्रीगेट होता है। तो दो डिफरेंस हमने डिस्कस किए हैं, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। थर्ड वन इज डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस, यानी कि दोनों जो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों को पढ़ते समय जो अजम्पशंस हैं वो डिफरेंट मानी जाती हैं, यानी कि डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। तो जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि मैक्रो वेरिएबल जो हैं वो कांस्टेंट हैं। व्हेन वी स्टडी अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स वी अज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। लाइक हम कह सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, यानी कि मैक्रो का जो मेन थीम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना है। तो जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसी तरह से जब हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो व्हेन वी स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स वी अज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। और माइक्रो का जो मेन थीम है स्टूडेंट्स वो है प्राइस लेवल। तो हम इसमें मान लेते हैं कि जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद ये मान के ही हम इसकी जो थ्योरीज हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो सिंपल सा डिफरेंस बन जाता है कि व्हेन वी स्टडी अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स वी अज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, और दूसरी तरफ व्हेन वी स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स वी अज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स तीन जो डिफरेंस है हमने इस स्लाइड में डिस्कस किए हैं, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ नोट्स बना सकते हो। और हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह का जो डिफरेंस है सिंपल और बहुत ही बेस्ट आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें हमने जितने भी डिफरेंस इसके बन सकते हैं वो कवर करने की कोशिश की है। तो डिफरेंस डिस्कस करते हैं। नंबर फोर्थ, इकोनॉमिक वेरिएबल। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई, और दूसरी तरफ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो है कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई। जितनी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिपेंड करती है इन दो मेन वेरिएबल्स पे। हम किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करते हैं या किसी फैक्टर की डिमांड करते हैं। फैक्टर जैसे होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल। गुड्स तो जितनी भी प्रोड्यूस होती हैं, कंजम्पशन गुड्स या कैपिटल गुड्स, उनको हम डिमांड करते हैं। तो एक साइड हमारे हो जाती है कंज्यूमर्स डिमांड। कंज्यूमर्स डिमांड का मतलब यहाँ सिर्फ कंज्यूमर्स डिमांड नहीं है स्टूडेंट्स, माइक्रो के जो भी टॉपिक्स होते हैं जैसे यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर्स सरप्लस, इसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, वो सभी इसके अंडर आ जाते हैं। और प्रोड्यूसर सप्लाई में प्रोडक्शन फंक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्सेट्रा, प्लस उसके बाद जो फैक्टर्स प्राइसेस होती हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होते हैं, वो सभी इसके सब्जेक्ट मैटर में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? सम टोटल होती है, सम टोटल ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या होती है? टोटल गुड्स एंड सर्विसेज
total goods and aggregate supply. Total goods and services produced in an economy at a given level of output. Aggregate demand or aggregate supply at a given level of output. Employment. तो इसमें क्या होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है ये मेन रहते हैं। इसके बाद हम डिटर्मिनेशन कर देते हैं इनकी हेल्प से। तो यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस आप नोट कर लो, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे उनमें हम ये सारी बातें क्लियर करा देंगे आपको। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में सिंपल याद रखना है कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई, और इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। फिफ्थ वन है इकोनॉमिक एजेंट्स। तो जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं माइक्रो में वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एजेंट्स आर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर का जो मेन मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना होता है, और प्रोड्यूसर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली साइड पे, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एजेंट्स आर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कंज्यूम्स गुड्स विद ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स विद ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ना होके इसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एजेंट्स आर इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई, सेबी, ट्राई, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लोगों की भलाई करना होता है। आरबीआई स्टूडेंट्स अगर इसको आप फुल फॉर्म के साथ लिखना चाहो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई बना था 1935 में। इसी तरह से अगर सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये बना था 1988 में। और इसी तरह से ट्राई की बात करें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये जो एक्ट आया था 1997 में। तो इसके साथ आपके ये भी कई बारी जो क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग्स, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आरबीआई कब बना था 1935 में, और सेबी कब बना था 1988 में, और जो ये ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में। और स्टूडेंट्स आरबीआई और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और मुंबई जो है ना वो भारत की कॉमर्शियल कैपिटल है। पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली है पर मुंबई को कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि आरबीआई जो नोट बनाता है, नोट जारी करता है, और सेबी जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, वो सभी के जो हेडक्वार्टर हैं मुंबई में है। सिक्स्थ जो डिफरेंस है मेथड ऑफ स्टडी, सिंपल सा है। जो मेथड ऑफ स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, यानी कि इसमें एक हिस्से की स्टडी की जाती है, एक हिस्से के संतुलन की स्टडी की जाती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेथड ऑफ स्टडी रहता है वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस रहता है, यानी कि इसमें हम सभी से संबंधित जो बात है वो करते हैं। तो ये तो छोटा सा ही है, इसमें कोई खास नहीं है। तो उसके बाद हम 7th में पहुंच गए। 7th में जो है वो है सेंट्रल इशू। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स सेंट्रल इशू इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। यह हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। इसका अदर नेम है, अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो
तो इसके अदर नेम है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। और दूसरी तरफ जो सेंट्रल इशू रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो रहता है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसको थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। तो ये तो बहुत ईजी है, इस पे ज़्यादा बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास 8th है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर माइक्रो लेवल पे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। प्राइस मैकेनिज्म मीन्स डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो इसमें क्या है कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है उसमें डिमांड और सप्लाई का जो रोल होता है, जहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ही सारा जो एडजस्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व की जाती हैं थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो होता है वो प्राइस मैकेनिज्म से होता है और उधर होता है गवर्नमेंट पॉलिसी से। तो इसी तरह से ये डिफरेंस नंबर 8 था। 9th जो डिफरेंस है वो हम बना सकते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। तो इसको हमने सेपरेशन करके नहीं लिखा है, इस पे हमने इस तरह से इस पे एक पैराग्राफ टाइप बनाया है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। स्टूडेंट्स, पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी लोअर क्लासेस में, हिंदी में इसको मिराज बोलते हैं, यानी कि मृग तृष्णा कह सकते हो आप, यानी कि कोई चीज़ हो कुछ और दिखे कुछ और, उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। अब इकोनॉमिक्स में भी ये लागू होता है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, यानी कि एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज बेनिफिशियल एट माइक्रो लेवल, सेम एक्टिविटी मे बी हार्मफुल एट मैक्रो लेवल। यानी कि माइक्रो लेवल पे अगर कोई एक्टिविटी है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, पर वही सेम एक्टिविटी मैक्रो लेवल पे हार्मफुल है। यानी कि कोई एक आदमी कोई काम कर रहा है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, उसकी खुशहाली को बढ़ाता है, पर अगर सभी लोग उस एक्टिविटी को करने लग जाएं तो वो अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही हार्मफुल है। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उनमें से एक जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सी है, इफ़ एनी इंडिविजुअल सेव लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम एंड स्पेंड लेस, इट विल इंक्रीज हिज प्रोस्पेरिटी और बेनिफिशियल फॉर हिम। अगर कोई एक आदमी बचत करता है, अपनी इनकम का बहुत सारा हिस्सा बचाता है, यानी कि कंजूसी करता है, ये कह सकते हैं, कम खर्च करता है, तो ये उसके लिए उसकी खुशहाली का कारण बन जाता है, उसके लिए लाभदायक है। पर अगर सभी लोग ऐसा करने लग जाएं, बट इन इकोनॉमी इफ ऑल पीपल सेव मोर एंड स्पेंड लेस, इट विल बी हार्मफुल फॉर होल इकोनॉमी। यही एक्टिविटी अगर सभी लोग करने लग जाए तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हार्मफुल होगा। तो इनका जो रिएक्शन कैसे बनेगा, अगर देखो सेविंग्स बढ़ती हैं, मान लो हमने सेविंग्स बढ़ा दी, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, y इनकम है, c कंजम्पशन है, s सेविंग है। इसका मतलब क्या है, मान लो y 100 है, आपने ओनली 10 रुपीज़ ही खर्च किए सी, और 90 रुपीज़ आपने सेव किए। इसका मतलब एक कंजूस व्यक्ति है बहुत ज़बरदस्त, 100 रुपये की चीज़ें बने इकोनॉमी में और वो 90 रुपये की ही खर्च कर रहा है। इंडिविजुअल है, मतलब बाज़ार में उसकी इनकम हम कह सकते हैं 100 रुपये है और 90 रुपये खर्च कर रहा, बचा रहा है, 10 रुपये खर्च कर रहा है, तो अनसोल्ड रह जाएंगे गुड्स। अगर सेविंग्स बढ़ाते हैं
तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। जब एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में मैक्रो लेवल पे कम हो जाती है। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उसको से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है तो लेवल ऑफ इनकम कम हो जाता है, और इनकम अगर कम होगी किसी भी इकोनॉमी में तो वो हमारी गरीबी को बढ़ाएगी, पावर्टी बढ़ जाती है, इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है, और इकोनॉमी में लो जीडीपी का एक ट्रेंड शुरू हो जाता है। हम कह सकते हैं लो लेवल ट्रैप में इकोनॉमी फंस जाती है। तो ये है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। हम कह सकते हैं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ बेनिफिशियल एट माइक्रो लेवल, सेम एक्टिविटी में बी हार्मफुल एट मैक्रो लेवल। तो इस तरह से हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, बिल्कुल हिंट दे रहे हैं हम आपको इस क्वेश्चन को याद करने के लिए, और बड़ा ही सिंपल सा वे है। अगर आप इस डिटेल में ना जाओ तो फर्स्ट में ना आपको याद रखना है इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्स्ट जो डिफरेंस है इसमें आपने इस पॉइंट को फोकस करना है। सिर्फ इतना भी लिख दोगे माइक्रो की तरफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरी तरफ आप लिख दोगे एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ से जो वर्ड मैंने उठाया इंडिविजुअल और एग्रीगेट, इंडिविजुअल और एग्रीगेट जो है सिर्फ दो वर्ड याद रख सकते हो इसमें। दूसरा पॉइंट, इसमें लिमिटेड और वाइड याद कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है जहाँ डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन है, मैक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट, मैक्रो, उधर से माइक्रो वेरिएबल याद रख सकते हो आप। अब बात करें हम फोर्थ पॉइंट की, तो इसमें कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई याद रखोगे आप। मैक्रो की तरफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को याद रखोगे। इकोनॉमिक एजेंट्स सिर्फ याद रखोगे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, उधर से इंस्टीट्यूशन से याद रखोगे, बाकी तो एक्सप्लेनेशन है उसकी। मेथड ऑफ स्टडी में पार्शियल और जनरल को याद रखोगे। नेक्स्ट जो है सेंट्रल इशू में एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को याद रख सकते हो या प्राइस को याद रख सकते हो, और उस तरफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को याद रखोगे आप। और सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स में प्राइस मैकेनिज्म को याद रखोगे और गवर्नमेंट पॉलिसी को याद रखोगे। और माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में तो सिंपल है कि जो एक्टिविटी है बेनिफिशियल एट माइक्रो लेवल और वो हार्मफुल एट मैक्रो लेवल, इसको याद रखोगे। बाकी तो हमारी एग्जांपल है। तो हमने इसके डिफरेंस में 9 जो ऐसे पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो डिफरेंस मैंने आपके सामने डिज़ाइन किया है ये बड़ा ही सिंपल और बहुत ही सार्थक और आपके हर एस्पेक्ट को फुलफ़िल करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल हमेशा आपके लिए इकोनॉमिक्स की जानकारी देने के लिए तत्पर है। तो आप अगर हमारा साथ देंगे, इसी तरह से आप हमें लाइक और शेयर करते रहेंगे, और आपका अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे ये जो लेक्चर्स हैं इनका PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल के नाम से ही, उस पे आपको तकरीबन हर एक लेक्चर का जो PDF बिल्कुल फ्री मिल रहा है। आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हो। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप जो लेक्चर है वो एंड तक ज़रूर हमारे साथ रह के सुनेंगे। अगर एंड तक आप हमारे साथ रहेंगे और लेक्चर सुनेंगे तो आपको बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज है वो मिलेगी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे, प्लस आप अपना जो स्कोर है फाइनल एग्ज़ाम में
वो बेस्ट कर पाएंगे। तो डिटेल में इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल वे में पढ़ने के लिए एक बार फिर से चुने क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक टॉपिक के साथ आएंगे। तो क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।